नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 6 मई 2022 के दैनिक क्विज प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू समाचार पत्र में प्रमुख आलेखों के आधार पर आपको प्रश्न दिए जाएंगे। आज के दैनिक क्विज को प्रारंभ करने से पहले आप सभी अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। जैसा आप सभी जानते हैं, हमारे टारगेट प्रीलिम्स 2022 में वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय संबंध की चर्चा की जा रही है और इसके तीसरे भाग की चर्चा कल की जाएगी प्रातः 10 बजे। आप इसमें भाग लें और इसके संबंध में पीडीएफ और आने वाले जो भी हमारे सत्र हैं उनकी सूचना आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी इस टारगेट प्रीलिम्स 2022 को आपके लिए निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। इसका लाभ लें और आगामी प्रारंभिक परीक्षा में अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। आज के दैनिक क्विज के पहले प्रश्न को हम देखते हैं। परिसीमन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, परिसीमन आयोग की नियुक्ति मुख्य चुनाव आयोग द्वारा की जाती है। दूसरा, परिसीमन आयोग जनगणना के बाद संसद द्वारा परिसीमन अधिनियम लागू करने के बाद अनुच्छेद 82 के तहत गठित एक स्वतंत्र निकाय है। तीसरा, 1981 और 1991 की जनगणना के बाद कोई परिसीमन नहीं हुआ है। ध्यान रखें, परिसीमन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इस आधार पर पहला कथन गलत है। हम ध्यान रखें, अंतिम रूप में जो परिसीमन आयोग है उसका गठन 2002 में किया गया था और प्रमुख रूप से इसके द्वारा 1971 की जो जनसंख्या है उसके आधार पर जो सीटें हैं, वो चाहे लोकसभा की बात करें या राज्यों में विधानसभाओं की, वही बनी हुई हैं। उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। केवल लोकसभा और विधानसभा की जो सीटें हैं उनका जो एक तरह से क्षेत्र है उनमें कुछ परिवर्तन किया गया। इस आधार पर अगर हम देखें तो 1981 और 1991 की जनगणना के बाद कोई परिसीमन नहीं हुआ है। दूसरा तीसरा सत्य है, पहला असत्य है। इस आधार पर हमारा उत्तर हो जाता है बी, केवल 2 और 3 सत्य है। यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि जम्मू कश्मीर के संदर्भ में परिसीमन आयोग के द्वारा अपनी रिपोर्ट दी गई है और इसमें प्रमुख रूप से जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में 90 विधानसभा सीटों के बारे में कहा गया है, जहां पर प्रमुख रूप से जम्मू क्षेत्र में 43 और कश्मीर क्षेत्र में 47 सीटों की व्यवस्था की गई है। इसी के साथ साथ आयोग ने सिफारिश की है कि केंद्र के द्वारा 2 व्यक्ति ऐसे नियुक्त किए जाएं जो कश्मीरी प्रवासी हों। इन मनोनीत व्यक्तियों को वही शक्तियां मिलनी चाहिए जो पुडुचेरी विधानसभा में मनोनीत सदस्यों को प्राप्त होती हैं। इसी के साथ साथ उन लोगों को भी प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर भाग से विस्थापित किए गए हैं। परिसीमन आयोग के द्वारा जम्मू कश्मीर की विधानसभा के लिए 9 सीटों को अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है, जिसमें जम्मू क्षेत्र में 6 सीटें हैं और कश्मीर घाटी क्षेत्र में बची हुई 3 सीटें हैं। परिसीमन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा के जो चुनाव हैं वो जल्द हो सकते हैं। ध्यान रखिए, जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में रिटायर्ड न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई हैं। साथ साथ मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और जम्मू कश्मीर में राज्य के चुनाव आयुक्त के शर्मा दोनों सदस्य इसमें पदेन सदस्य के रूप में शामिल हैं। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, जोग जलप्रपात के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह भारत के कर्नाटक राज्य के शिवमोगा जिले के पूर्वी घाट में शरावती नदी पर अवस्थित एक झरना है। ध्यान रखें, शिवमोगा जिले में कर्नाटक राज्य में अवश्य है, लेकिन यह पूर्वी घाट नहीं, यह पश्चिमी घाट का भाग है। इस आधार पर अगर हम देखें तो पहला कथन हमारा असत्य हो जाता है। दूसरा, यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचाई से गिरने वाला सिंगल ड्रॉप जलप्रपात है। इसको प्लंग जलप्रपात भी कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए अगर ये एक हम पठारी भाग ले लें और यहाँ से कोई झरना गिर रहा है तो बिना चट्टानी भाग के संपर्क में आए सीधे एक धारा के रूप में जब गिरता है तो इसको हम सिंगल ड्रॉप जलप्रपात कहते हैं और इस रूप में यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचाई से गिरने वाला जलप्रपात है। दूसरा कथन सत्य है। इस जलप्रपात को गैरसोप्पा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, यानी तीसरा कथन भी सत्य है। इस आधार पर हमारा उत्तर हो जाता है बी, केवल 2 और 3 सत्य हैं। यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि जोग जलप्रपात के पास के क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी का जो गेस्ट हाउस है उसके साथ में लगता हुआ एक 5 स्टार होटल कर्नाटक सरकार बनाना चाहती है, जिसके आधार पर इस पर्यटन क्षेत्र का जो महत्व है वो और बढ़ाया जा सके। लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा इस योजना पर प्रश्न उठाया जा रहा है क्योंकि इससे जोग जलप्रपात के आसपास का जो क्षेत्र है उसके पर्यावरण पर गलत प्रभाव पड़ेगा। तीसरा प्रश्न हम देखते हैं, हाल ही में रिक्त स्थान आपको भरना है। राज्य में उत्तर पूर्व के पहले विशेषीकृत अदरक प्रसंस्करण संयंत्र को पुनर्प्रारंभ किया गया है।
ध्यान रखें, उत्तर पूर्वी राज्यों में मेघालय में अदरक के संदर्भ में जो प्रसंस्करण केंद्र है उसको सरकार के द्वारा दोबारा प्रारंभ किया गया है। यानी हमारा उत्तर है सी, मेघालय। यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि वर्तमान में अदरक की जिन किसानों के द्वारा खेती की जा रही है उनकी स्थिति थोड़ी सी खराब है, क्योंकि जो भी अदरक के मूल्य हैं उनमें काफ़ी गिरावट आई है। प्रमुख रूप से अगर हम केरल और कर्नाटक की बात करें, अगर हम यहाँ पर देखें तो सामान्य तौर पर 60 किलो के अदरक का जो बैग होता है उसकी कीमत लगभग एक तरह से 2300 रुपये होती है, लेकिन वर्तमान में यह 1000 से 1100 रुपये में बिक रहा है। इस आधार पर माना जा रहा है कि अदरक के किसानों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। अदरक की खेती में विस्तार का बड़ा कारण ये है कि कुछ वर्षों पहले अगर हम 60 किलो के अदरक के बैग की बात करें तो इसका दाम बढ़कर 8000 रुपये तक हुआ था। तो अधिक लाभ के कारण इसकी खेती विस्तारित हुई है। इसी के साथ साथ केरल और कर्नाटक के अलावा महाराष्ट्र और झारखंड में भी इसका जो विस्तार है खेती का वो हुआ है। इस आधार पर अतिरिक्त आपूर्ति है और मूल्यों में गिरावट आई है। तो अगर ये प्रसंस्करण केंद्र मेघालय में खुलता है तो एक तरह से अदरक के जो उत्पादक हैं उनके लिए लाभ की स्थितियां बन सकती हैं। चौथा प्रश्न हम देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम की स्थापना 1961 में किसके द्वारा की गई थी? ध्यान रखें, विश्व खाद्य कार्यक्रम की स्थापना खाद्य और कृषि संगठन और संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा संयुक्त रूप में किया गया था। इस आधार पर हमारा उत्तर है बी। यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि भारत के पास वर्तमान में गेहूं अतिरिक्त रूप में है और वो वैश्विक स्तर पर इसको निर्यात भी कर रहा है। इस आधार पर संयुक्त राष्ट्र संघ के विश्व खाद्य कार्यक्रम के द्वारा भारत से गेहूं प्राप्त करके जिन देशों में इसकी आवश्यकता है वहां पर आपूर्ति करने का प्रयास किया जा रहा है। कारण यह है कि रूस यूक्रेन के विवाद के कारण वैश्विक स्तर पर गेहूं की जो आपूर्ति है उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। तो इसमें भारत विश्व खाद्य कार्यक्रम की मदद कर सकता है। दैनिक क्विज के दूसरे भाग में हम यूपीएससी के द्वारा विगत वर्षों में प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न आपको प्रैक्टिस के लिए देते हैं। आज हम 2020 में पूछा गया प्रश्न आपको दे रहे हैं। प्रश्न को देखते हैं, विकास की वर्तमान स्थिति के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता निम्नलिखित में से क्या प्रभावी ढंग से कर सकती है? पहला, औद्योगिक इकाइयों में बिजली की खपत में कमी। दूसरा, सार्थक लघु कथाओं और गीतों का सृजन। तीसरा, रोग निदान। चौथा, टेक्स्ट टू स्पीच रूपांतरण। पांचवा, विद्युत ऊर्जा का तार रहित संचरण। अगर हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो इन पांचों क्षेत्रों में यह योगदान कर सकता है। औद्योगिक इकाइयों में बिजली की खपत कम करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता के द्वारा तंत्र बन सकता है। साथ साथ लघु कथाओं और गीतों के सृजन में भी यह योगदान कर सकता है। रोग निदान में भी इसके द्वारा महत्वपूर्ण काम किया जा रहा है। टेक्स्ट टू स्पीच, यह परिवर्तन भी इसके माध्यम से स्पष्ट रूप में हो सकता है और इसका प्रयोग भी हो रहा है। साथ साथ विद्युत ऊर्जा का तार रहित जो संचरण है उसमें भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता काम कर सकती है। पांचों एक तरह से उपयोग हो सकते हैं। इस आधार पर हमारा उत्तर है डी। 1, 2, 3, 4, 5 पांचों सत्य हैं। दैनिक क्विज के अपने तीसरे भाग में हम आज के तथ्य की चर्चा करते हैं और आज हम नागा शांति वार्ता के संदर्भ में प्रमुख रूप से चर्चा करेंगे। नागा शांति वार्ता का प्रमुख रूप से आधार यह है कि नागा भारत में अपने अधिकारों को लेकर अभी भी भारत सरकार के साथ समझौते की स्थितियों में नहीं है। अगर हम नागा जनजाति की बात करें तो ब्रिटिश समय में प्रशासनिक सुविधा के लिए इस जनजाति शब्द का उपयोग किया गया। माना यह जाता है कि अलग अलग संस्कृतियां, बोलियां और रीति रिवाज होने के बाद भी मूल रूप से नागा व्यक्ति एक ही थे, लेकिन अलग अलग राज्यों में ये विस्तारित थे। जैसे अगर हम वर्तमान में देखें तो नागालैंड के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और म्यांमार के देश में प्रमुख रूप से इनका विस्तार माना जाता है। इस आधार पर विस्तृत क्षेत्र में जो नागा लोग रहते थे उनको एकल नागा जनजाति के रूप में ब्रिटिश लोगों के द्वारा प्रमुख रूप से संबोधित किया गया। भारत में अंग्रेजों के प्रभाव के बढ़ने के बाद और 1820 में असम के विलय के दौरान असम की नागा पहाड़ियों में रहने वाले नागा खुद को ब्रिटिश भारत का हिस्सा नहीं मानते थे। यानी ब्रिटिश समय में ही वह ब्रिटिश भारत से अपने आप को अलग मानते थे। अंग्रेजों ने नागाओं पर शासन करने का एक तरीका अपनाया जिसमें ब्रिटिश प्रशासक को शीर्ष अधिकारी के रूप में रखा गया और उनके जो पारंपरिक जीवन, रीति रिवाज या जो कानूनों की स्थिति है उसको एक तरह से वैसे ही बनाकर रखा गया। 1947 में जब भारत की आज़ादी की स्थितियां बन रही थी उस समय नागा लोग अपनी सांस्कृतिक स्वायत्तता को लेकर चिंतित थे और एक तरह से उनमें असुरक्षा की भावना बढ़ गई थी। इसके साथ साथ उनकी असुरक्षा का बड़ा कारण ये था कि मैदानी क्षेत्र के जो लोग हैं या बाहरी क्षेत्रों के जो लोग हैं वह नागा क्षेत्रों में एक तरह से प्रवेश करेंगे और उनके जो सांस्कृतिक स्थितियां हैं उनमें परिवर्तन ला सकते हैं। इस आधार पर वो चिंतित थे कि वो अपने सांस्कृतिक स्थितियों की रक्षा कैसे करें। इसी आधार पर भारत की आज़ादी के लगभग 2 वर्ष पहले 1945 में नागा हिल्स डिस्ट्रिक्ट
ट्राइबल काउंसिल का गठन किया गया, जिसे 1946 में नागा नेशनल काउंसिल का नाम दिया गया। हम ध्यान रखें 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हो रहा था, उसके एक दिन पहले ही 14 अगस्त 1947 को, उस समय अगर हम एनएनसी के एक प्रमुख वर्ग की बात करें जिसका नेतृत्व नागा नेता ए.जे. फिजो के द्वारा किया जा रहा था, उन्होंने भारत से अलग नागाओं की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। ए.जे. फिजो के द्वारा जब स्वतंत्रता की घोषणा की गई, उसी के साथ साथ 1950 के दशक में भूमिगत विद्रोह शुरू हो गया और फिजो के द्वारा आगे चलकर नागा संघीय सरकार की स्थापना की गई और उन्होंने इसकी एक सशस्त्र शाखा भी बनाई जिसे नागा संघीय सेना का नाम दिया गया। केंद्र सरकार ने उग्रवाद पर अंकुश लगाने के लिए सशस्त्र बलों को नागा क्षेत्रों में भेजा और यह वही समय था जब विवादास्पद सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम AFSPA इसको लागू किया गया। वर्तमान में भी अगर हम देखें तो यह नागालैंड के कुछ हिस्सों में लागू है। फिजो के नेतृत्व में नागाओं ने भारत के बाहर एक स्वतंत्र राज्य की मांग की और 1952 और 1957 के जो आम चुनाव थे उनका बहिष्कार किया और अपने सशस्त्र संघर्ष को बढ़ा दिया। उत्तर पूर्व में अगर हम अन्य समूहों की बात करें जो भारत सरकार के साथ एक तरह से वार्ताओं में थे, वह देश के संविधान को स्वीकार करके अपनी स्वायत्तता प्राप्त कर रहे थे। लेकिन अगर हम नागा लोगों की बात करें तो इनके द्वारा एक तरह से अपनी संप्रभुता की बात की गई और उन्होंने भारत के संविधान को स्वीकार करने की जो स्थितियां हैं उसको खारिज किया और यही एक बड़ा कारण था कि नागाओं के साथ जो समझौता है वो आसानी से नहीं हो पा रहा था। आगे चलकर नागा नेशनल काउंसिल के कुछ नेताओं ने सरकार के साथ वार्ताएं प्रारंभ करी अपना समूह बनाकर, जिसके आधार पर 1963 में नागालैंड राज्य का गठन हुआ। नागालैंड के 1963 में गठन होने के बाद भी नागा नेशनल काउंसिल और नागा संघीय सरकार के लोग संतुष्ट नहीं थे और इसी आधार पर अलग अलग दौर की बैठकें होती रहीं और अंतिम रूप में 1975 में शिलांग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें हथियार डालने और भारत के संविधान को स्वीकार करने की जो स्थितियां हैं वह एक तरह से मंजूर की गई। वर्तमान में अगर हम देखें तो नागाओं का सबसे मजबूत संगठन NSCN है, यानी नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। इस संगठन के अस्तित्व में आने की स्थितियां अगर हम देखें तो 1975 का जो शिलांग समझौता था उसको कई नेताओं के द्वारा एक तरह से स्वीकार नहीं किया जा रहा था। साथ साथ जो लोग नागा अधिकारों के लिए म्यांमार से काम कर रहे थे वह भी इस समझौते को एक तरह से नहीं मान रहे थे। उन्हें लग रहा था कि नागा संप्रभुता से समझौता किया गया है और भारत के संविधान को स्वीकार करने के लिए उन्हें मजबूर किया गया है और इसी आधार पर नागा नेशनल काउंसिल के 3 नेताओं ने मिलकर 1980 में प्रमुख रूप से NSCN का गठन किया। 3 नेताओं की अगर हम बात करें तो मणिपुर के उखरुल जिले के तंगखुल नागा जनजाति से संबंधित थुइंगलेंग मोइवा, सेमा जनजाति के इसाक चिसी स्वीव और म्यांमार के हेमिस जनजाति के SS खापलांग, इन तीनों ने मिलकर सशस्त्र आंदोलन को जारी रखने के लिए नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड NSCN का गठन किया। हम ध्यान रखें NSCN का आदर्श वाक्य है भारतीय शासन से मुक्त एक जनवादी गणराज्य नागालैंड को बनाना। 1988 में नागाओं के जो अलग अलग समूह थे उनमें एक तरह से अंदरूनी लड़ाइयाँ हुई और हिंसक झड़प प्रारंभ हुई, जिसके आधार पर NSCN का जो आंदोलन है वह 2 गुटों में विभाजित हो गया। NSCN का जो पहला समूह एक तरह से अलग हुआ उसे NSCN IM नाम दिया गया, यानी NSCN आइजैक मोइबा, और दूसरा जो ग्रुप था उसे खापलांग के नेतृत्व में बनाया गया जिसे NSCN के या NSCN खापलांग के नाम से जाना जाता है। हम ध्यान रखें NSCN IM यानी आइजैक मोइबा ग्रुप यह ग्रेटर नागालैंड की बात करता है जिसको नागालैंड भी कहा जाता है और उन्होंने इसकी मांग को लगातार जारी रखा। उनका यह मानना है कि असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में जो नागा बहुल क्षेत्र हैं उनको मिलाकर नागालैंड की सीमा का विस्तार करना चाहिए। NSCN IM यानी आइजैक मोइबा ग्रुप वर्तमान में सबसे शक्तिशाली नागा समूह है और इसके द्वारा अन्य राज्यों में छोटे समूहों के माध्यम से नागा हितों का एक तरह से काम किया जा रहा है। NSCN IM के द्वारा करों की जबरन वसूली, हथियारों की तस्करी, इस तरह की जो अवैध गतिविधियां हैं उनके माध्यम से धन प्राप्त करके अपने सशस्त्र अभियान को उन्होंने तेज किया। NSCN के द्वारा सशस्त्र संघर्ष बढ़ाने के बाद नागा शांति वार्ता की जो स्थितियां हैं वो 1997 में बनी, जब भारत सरकार के द्वारा NSCN IM यानी आइजैक मोइबा के साथ एक संघर्ष विराम समझौता किया गया, जिसके आधार पर नागा शांति समझौते पर आगे चलकर हस्ताक्षर किया जाए। युद्ध विराम की जो स्थितियां हैं वो 1997 में बनी। इसी युद्ध विराम के बाद अगर हम देखें तो केंद्र सरकार और NSCN IM के बीच में लगभग 24 वर्षों में 100 दौर की अलग अलग बैठकें हुई, लेकिन समाधान की प्रतीक्षा अभी भी की जा रही है। भारत सरकार के द्वारा NSCN IM और नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप्स के साथ साथ
NSCN खापलांग सहित कम से कम 7 अन्य जो चरमपंथी समूह हैं उनके साथ बैठकें की जा रही हैं, जिससे नागा समस्या का समाधान किया जा सके। नागा समस्या को हल करने के लिए 2015 में नए प्रयास किए गए और इसमें NSCN IM के साथ एक फ्रेमवर्क समझौता हस्ताक्षर किया गया, जो वास्तविक शांति समझौते की दिशा में पहला कदम माना गया। उस समय के संयुक्त खुफिया प्रमुख RN रवि, उनको नागा शांति वार्ताओं के लिए वार्ताकार नियुक्त किया गया और केंद्र सरकार की तरफ से उन्होंने इस फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए। आगे चलकर नागाओं से बातचीत को और मजबूत करने के लिए 2019 में RN रवि को नागालैंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया। लेकिन RN रवि के साथ में नागाओं की जो बैठकें हैं उनके संदर्भ में समस्याएं 2020 में बनी, जब गतिरोध बढ़ गया। NSCN IM का आरोप यह था कि RN रवि वार्ताकार के रूप में एक तरह से न हो, उनको हटाया जाए। उनकी मांग थी कि उनके द्वारा काफी कठोरता से काम किया जा रहा है और अन्य जो नागा समूह हैं उनको गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। इस आरोप के बाद से उन्होंने RN रवि को वार्ताकार के रूप में हटाने की बात कही। NSCN IM का यह कहना है कि उनके द्वारा अलग ध्वज और संविधान की जो बात की गई थी और बृहत नागालैंड के निर्माण की जो बात की गई थी उसको 2015 के जो फ्रेमवर्क समझौता है उसमें माना गया था। लेकिन ऐसा एक तरह से नहीं है, क्योंकि वार्ताकार RN रवि ने इस दावे का खंडन किया है। पिछले वर्ष ही भारत सरकार के द्वारा RN रवि को वार्ताकार के रूप में हटा दिया गया और उनकी जगह इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी AK मिश्रा को पहले केंद्र के सलाहकार और फिर शांति वार्ता के वार्ताकार के रूप में नियुक्त किया गया। इसी वर्ष 19 अप्रैल को AK मिश्रा ने दीमापुर में NSCN IM के शिविर में बंद कमरे में एक तरह से बैठक की और इस बैठक में नागा ध्वज और अलग संविधान की जो स्थितियां हैं उन मुद्दे पर एक तरह से बात की गई। अभी उसके संबंध में कोई अंतिम निर्णय हुआ है या समझौते की स्थितियां बनी है, ऐसा कोई तथ्य बाहर नहीं आया है, लेकिन जल्द इसके संबंध में कोई समाधान या समझौते की स्थितियां बन सकती हैं। यह हमारा 6 मई 2022 का दैनिक क्विज है। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के दैनिक क्विज हम आपको इसी तरह से उपलब्ध कराते रहेंगे। बायजूस एग्जाम प्रेप IAS हिंदी को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।